गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की अच्छी तरह से आप लोग प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर रहे होंगे। आज से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 12 तक यानी यूनिट 4 तक कंप्लीट करा दी है। आज ये यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर जीव और समष्टियाँ। इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 3 से 4 मार्क्स एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। यदि आप इस चैप्टर को देखते हैं और मेरे वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं, आपका 3 से 4 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। आज से केवल एग्जाम के 15 दिन शेष बच चुका है। यदि आप भी अब नहीं जगे हैं, समझिए एग्जाम में आपका हानि ही हानि है। इसलिए समय रहते हुए आप लोग जागिए और अच्छी तरह से अध्ययन करिए। चलिए, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं क्योंकि समय ही धन्य होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधा जलोढ़विद यानी कि हाइड्रोफाइट है? वैसा पौधा या वैसा पादप जो जल में उगते हैं उसे जलोढ़विद या फिर हाइड्रोफाइट कहते हैं। जैसे ट्रापा हो सकता है, सिंघारा हो सकता है, वेलिसनेरिया हो सकता है, हाइड्रिला हो सकता है, ये सब, या जलकुंभी हो सकता है। ये सभी जलीय पादप होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सिंघारा, नागफनी, शीशम, एक्सिया। तो सिंघारा जो होता है ये एक जलीय पादप होता है, लेकिन ये नागफनी देख रहे हैं ये मरुस्थल में उगते हैं, और शीशम और एक्सिया जो होता है ये स्थलीय पादप होता है, जबकि सिंघारा ये एक जलीय पादप है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेकंड प्रश्न देखिए, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? यानी कि पूछ रहा कि कौन सा ऐसा निम्नलिखित में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि जिसमें जल धारण, जल रोकने की क्षमता होती है। तो मृदा जो होता है उसमें जल धारण की क्षमता होती है। ए कह रहा मृदा, बी कह रहा पौधा, सी कह रहा जल, डी कह रहा जंतु। तो जल धारण की क्षमता जो होती है ये मृदा में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। अब देखिए, तो मरुस्थलीय क्या होता है या फिर मरुद्भिद पादप क्या होता है? वैसा पादप या वैसा पौधा जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे मरुस्थलीय पादप कहते हैं। जैसे नागफनी, कैक्टस, ये सभी जो होते हैं मरुस्थलीय पादप होते हैं। इन पादपों के पत्ती जो होता है वो कांटे में रूपांतरित हो जाते हैं और तना काफी अधिक मोटा होता है और रंध्र धसे हुए होते ताकि जल का हानि कम से कम हो सके। उदाहरण देख लीजिए, अगाव यानी कि यहाँ अगेव होना चाहिए था, अगाव लिखा हुआ है, और नागफनी, ये दोनों जो होता है मरुस्थलीय पादप होता है। थोड़ा ऊपर करिए। और ट्रापा ये एक जलीय पादप है। यानी अगाव और नागफनी ये दोनों मरुस्थलीय पौधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी राइट आंसर है। रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? तो रामदेव मिश्र थे ये भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी के जनक के नाम से जुड़े हुए हैं। अब देख लीजिए, पारिस्थितिकी और हरित क्रांति जो है इसका जनक भारतीय पूछेगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन होता है, और विश्व के संदर्भ में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग होते हैं। यहाँ पर पूछा है रामदेव मिश्र जी के, तो रामदेव मिश्र जी हैं वो पारिस्थितिक भारतीय विज्ञान के जनक है, यानी कि ए राइट आंसर है। मोस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्यों?
अब देखिए मॉस जो होता है ये एक प्रकार के ब्रायोफाइटा, जिसे पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस आता है। ये मॉस जो होता है इसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि निषेचन करने के लिए इसे जल की आवश्यकता होता है। और इसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, यानी बाह्य निषेचन खातिर जल की आवश्यकता होती है। ये शुष्क वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। तो देख लीजिए, पानी के कमी के कारण नहीं, बाह्य निषेचन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए एक आ रहा है मॉस। तो मॉस जो होता है ये एक प्रकार के उभयचर होता है पादप जगत के, यानी कि ब्रायोफाइट्स। ये जल में निवास कर सकते हैं। और नागफनी जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नागफनी, ये एक मरुस्थलीय पादपता, यानी कि मरुस्थलीय अनुकूलन में जीवित रह सकते हैं, यानी डी राइट आंसर है। नीचे दिए गए में से कौन पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है? अब देखिए वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में पाया जाता है उसे जलोद्भिद प्लांट कहते हैं। अब देख लीजिए एक आ रहा हाइड्रिला, ट्रापा, नीलफोर। अब देखिए हाइड्रिला जो होता है ये जल में ही पाया जाता है। ट्रापा जिसे आप लोकल भाषा में सिंघारा कहते हैं। और नीलफोर जो होता है ये एक कमल होता है। ऊपर से ये तीनों प्लांट जल में पाए जाते हैं, यानी कि जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। जबकि बबूल जो होता है ये एक स्थलीय पादप होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाला पौधा कहलाते हैं। जो अधिक लवण वाले क्षेत्र में पौधा उगते हैं उसे लवणोद्भिद पादप कहते हैं। तो एक आ रहा मरोद्भिद, ना इसमें नागफनी हो सकता था, या फिर अगाव या अगेव हो सकता था, या फिर कैक्टस हो सकता था। यहाँ पर पूछ रहा हमको लवण में, जो अधिक लवण में उगता है तो उसे लवणोद्भिद प्लांट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हवा के वेग को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, हवा के वेग को हम मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करिए। 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है जो उसको भी देख लीजिए, तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तीसरा कारण है कि चौथा कारण है डी नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पूछ रहा है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है, यानी ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैव मंडल की रक्षा करती है? अब देखिए ओजोन परत का निर्माण जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से होता है। और ओजोन परत की दूरी जो होती है ये 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र जो होता है ये ओजोन परत कहलाता है। और ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाई जाती है। अब इस प्रश्न के अनुसार देखिए, ओजोन परत जो होता है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें कहिए या फिर अल्ट्रावायलेट रे कहिए, उसको रोकने का काम करता है। यदि वो किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंच जाता है तो जीव जंतु को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन जैसे समस्या हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, इंफ्रारेड किरणों से नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन परत
भूमि को रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कवक मूल उदाहरण है। अब देखिए, कवक और उच्च पादपों के जड़ों में जो संबंध बनता है उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अब देखिए, कवक जो होता है विशेष करके जिम्नोस्पर्म प्लांट के जड़ों में पाया जाता है, जो भूमि से जल और खनिज तत्व को अवशोषण कर पौधे को प्रदान करता है, जबकि बदले में पौधे जो होता है प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा भोजन संश्लेषित करके कवक को देता है। तो कवक और पौधे के बीच जैसा संबंध होता है, कवक मूल जिसे कहते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। अपघटक, अपघटक जो होता है कवक और जीवाणु होता है, जो सड़े गले पेड़ पौधे या फिर मृत जंतुओं के शरीर पर बैठकर जटिल कार्बनिक तत्व को सरल कार्बनिक तत्व में तोड़ने का काम करता है। अंतः परजीविता, जैसे मलेरिया परजीवी जो होता है आपके शरीर के अंदर में जाकर जीवित रहते हैं, उसके बाद कहता है सहजीवी संबंध। हाँ, कवक मूल जो होता है एक प्रकार के सहजीवी संबंध होता है, जो उच्च कोटि के पादपों के जड़ों में कवक एक सहजीवी संबंध बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सौरमंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? सबसे पहले कॉस्मिक कणों के विस्फोट होने से सौरमंडल का निर्माण जो हुआ था वो 200 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण सौरमंडल में हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, 200 बिलियन वर्ष पूर्व ये तो सौरमंडल का हुआ था, और 1 मिलियन में इसका कोई अर्थ नहीं है। 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का सौरमंडल में निर्माण हुआ, यानी सी नंबर राइट आंसर है। जलीय पौधे में कटी फटी पत्तियां होती है। अब देखिए, जलीय पौधे में पत्तियां जो होती है कटी फटी इसलिए होती है ताकि जल प्रवाह होते रहे। यदि जल प्रवाह नहीं होगा, पत्तियां टूट जाएगी, धीरे धीरे तना भी टूट जाएगा। जब तना टूट जाएगा पौधे नष्ट हो जाएगा। पत्तियां इसलिए कटी फटी रहती है ताकि उससे जल की धारा प्रवाह होते रहे। सतही क्षेत्रफल कम करने के लिए नहीं, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए नहीं, जल धाराओं का प्रभाव कम करने के लिए, थोड़ा जी दिखाई दे, हाँ ठीक है, जल धाराओं का प्रभाव कम करने के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो होता है डेमोग्राफी कहलाता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। साइकोलॉजी, हाँ डेमोग्राफी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा वह होता है जो कीटों को पकड़कर मारकर खाते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। विशेषकर कीट भक्षी पौधा कीट को इसलिए मारकर खाता है क्योंकि अपनी नाइट्रोजन को पूरी करती है। यहाँ पर ड्रोसेरा और नेपथिन्स ये दोनों कीट भक्षी पौधा होता है, यानी कि ए और बी दोनों राइट ऑप्शन है, यानी कि सी। और हाइड्रा जो होता है ये एक जलीय पादप होता है। चलिए बढ़ाइए। कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। अभी ऊपर ही बताए थे, कीट भक्षी पौधे जो होते हैं कीट को इसलिए खाते हैं नाइट्रोजन को पूरा हो सके। ऑप्शन देख लीजिए, मांस के लिए नहीं, ऑक्सीजन के लिए, खनिज के लिए नहीं, नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पौधे जो चट्टान पर उगते हैं कहलाते हैं। जो पौधे चट्टान पर उगते हैं उसे लिथोफाइट कहते हैं। जैसे शैवाल होता है ये चट्टान पर उग सकते हैं, मॉस चट्टान पर उग सकते हैं। जो चट्टान पर उगता है उसे लिथोफाइट प्लांट कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, बी नंबर में है लिथोफाइट, ऑप्शन राइट है।
प्रश्न संख्या 19 देखिए, एक जीव को मारना एवं खाना कहलाता है। अब देखिए, जब एक जीव को मारना और उसको खाना जो होता है ये परभक्षी कहलाता है। जैसे शेर हिरण को मार कर खाता है। ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर है। प्रश्न देखिए, छिपे हुए रंध्र किसमें होते हैं। अब देखिए, छिपे हुए रंध्र जो होते हैं ये विशेषकर मरुस्थलीय पादप में पाए जाते हैं ताकि पानी को कम से कम हानि हो सके। एक आ रहा जलोदवेद नहीं, स्थलोदवेद नहीं, मरोदवेद, यानी सी नंबर राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और उससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध कहलाता है। अब देखिए, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को ना ही लाभ हो ना ही हानि हो, ऐसे संबंध को सहभोजिता कहते हैं। उसी की ये उदाहरण दिया हुआ है। तो जब शार्क मछली अपना भोजन करने के लिए निकलते हैं तो उससे छोटी मछली रिमोराज होता है इसके शरीर से चिपक जाता है। जब शार्क भोजन के टुकड़े छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, रिमोरा मछली भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें शार्क को ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है, जबकि रिमोरा मछली जो होता है उसे शार्क के छोड़ा हुआ भोजन से लाभ होता है, यानी कि उसको भोजन प्राप्त होता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रतिस्पर्धा, सहभोजिता, परभक्षण, परजीवता, यानी ऐसा समझौता सहभोजिता होता है। तो बी राइट आंसर है। लाइकेन किसका समूह है। अब देखिए, लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के संबंधों से बनता है। तो कवक और शैवाल के जो संबंध होता है सहजीवी, उसे के फलस्वरूप लाइकेन के निर्माण होता है। तो जिसमें कवक जो होता है ये खनिज तत्व और जल को शैवाल को प्रदान करता है, जबकि शैवाल जो होता है एक प्रकाश संश्लेषी पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन संश्लेषण करते हैं और बदले में कवक को भोजन देते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, शैवाल तथा शैवाल नहीं हो सकता, शैवाल तथा कवक। हाँ, तो बी राइट आंसर है इसका। कीट परागित पुष्प तथा परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध होता है। इस प्रकार के संबंध जो होता है कीट और पुष्पों के बीच, इसको कहते हैं सहोपकारिता, जिसमें दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिससे एक दूसरे को लाभ होता है। जैसे कीट, ये हो सकता है मधुमक्खियां या फिर तितलियां, जब पुष्प पर बैठते हैं तो मकरंद को चूसते हैं जिससे कीट को भोजन प्राप्त हो जाता है और बदले में कीट परागण में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंध जो होता है वह सहोपकारिता कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग पहले से जानते होंगे। उभयलिंगी प्राणी है, यानी कि वैसा जीव या वैसा पौधा, यहाँ प्राणी पूछ रहा है, तो वैसा जीव जिसमें नर प्रजननांग और मादा प्रजननांग एक साथ पाया जाता है उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे केचुआ, उसके बाद फीता कृमि, गोल कृमि, ये सभी उभयलिंगी प्राणी होते हैं। तो देख लीजिए, मुर्गी ये एक लिंगी प्राणी है, सांप भी एक लिंगी प्राणी है, और केचुआ जो होता है ये एक द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी प्राणी होता है। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, मरुद्भिद कहिए या फिर मरुभिदों कहिए या फिर जीरोफाइट्स में होते हैं। अब देखिए, जीरोफाइट जो होते हैं ऐसा प्लांट जो शुष्क वातावरण में उगते हैं उसे मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। जैसे नागफनी, कैक्टस, इन पौधे की पत्तियां जो होते हैं
कांटे में रूपांतरित हो जाता है। इन पौधे में रंध्र धंसा हुआ होता है, मोटी क्यूटिकल होता है, और उसके बाद जड़ जो होता है गहरे होते ताकि पानी को अवशोषण कर सके। अब ऑप्शन देखिए, धंसे हुए स्टोमाटा इसलिए पाया जाता ताकि वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा पानी कम से कम हानि हो सके। गहरी जड़ें, इससे जल का अवशोषण होता। मोटी क्यूटिकल यानी ये भी जरूरी रहता है क्योंकि पानी कम से कम लॉस हो सके। और उपयुक्त सभी ये होता है जीरोफाइट्स प्लांट में। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होती है, भोज्य पदार्थ में भी कमी होती है यानी कि खनिज पदार्थ में, और जमीन में यानी कि आवास में भी कमी होती है। कहने का अर्थ है कि जनसंख्या अधिक होने से जमीन में भी कमी होगी, आय में भी कमी होगी, और खनिज तत्व या फिर भोज्य पदार्थ ये सभी में कमी हो सकता है। आय में कमी, खनिज में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी, ये तीनों ही समस्या उत्पन्न हो सकता है जनसंख्या अधिक होने से। इनमें से सभी डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परागण के लिए लैंगिक कपाट का सहारा लेता है? अब देखिए, ऑर्फिस प्लांट जो होता है ये परागण के लिए या फिर परागण के लिए लैंगिक सहारा लेता यानी कि लैंगिक कपाट। एक नर मक्षिका होती है जो इसके पुष्पों को, लाल पुष्पों को देखकर आकर्षित होते हैं और इसको मादा समझकर इसके साथ मैथुन करते हैं, जिससे उसे चरम सुख मिलता है और वो परागण में सहायता प्रदान करते हैं। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑर्फिस। निम्नलिखित में से किस पौधे को एक प्रकार के शलभ यानी कि मॉथ के प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में नियंत्रण किया गया था? अब 1920 में ऑस्ट्रेलिया में नागफनी इतना वृद्धि कर लिए थे, वहां खाली नागफनी ही नागफनी नजर आ रहा था और उस एरिया में नागफनी को कोई नष्ट करने वाला दूसरा जीव नहीं था। तब इसे एक मॉथ की सहायता यानी कि एक कीट की सहायता यानी कि शलभ की सहायता से नागफनी को नियंत्रण किया गया था। ऑप्शन नागफनी ए यानी कि ए राइट आंसर है। डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होता है? तो डीएनए पर ऋण आवेश होता है। ये आपके मॉडल सेट के प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यानी ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है? अब देखिए, इंसुलिन का उत्पादन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दूपिका में होती है, और इंसुलिन का काम जो होता है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना। यदि इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है या स्रावित होता ही नहीं है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को मधुमेह जैसे बीमारियों को सामना करना पड़ता है। तो इंसुलिन जो होता है इसमें दो बंध होता है, यानी कि दो श्रृंखलाएं होती ए और बी, ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ी होती है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है पेप्टाइड बंध, एस्टर बंध। यहाँ देखिए डिसल्फाइड बंध, यहाँ डिसफाइड डिसल्फाइड बंध यानी कि डाइसल्फाइड बंध होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट है इस ऑप्शन के अनुसार। आज का ये लास्ट प्रश्न था। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि सर बहुत हर चैप्टर में 30 गो 40 गो 35 गो ही सवाल क्यों लाते हैं? देखिए, सवाल लाने के लिए 100 150 200 हम भी ला सकते हैं, लेकिन बात यह है यदि हम 200 भी लाएंगे
उससे भी केवल 3 से 4 ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और 30 भी ला रहे हैं उससे भी 3 से 4 ही पूछेगा। आपका ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है और ज़्यादा व्यर्थ समय करने आपका समय यदि हम अधिक व्यर्थ करते हैं आपका ही लॉस होता है। हम उतना ही प्रश्न ला रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम 100 प्रश्न ले आए, आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, लंबे समय तक आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। हम वो काम नहीं कर रहे हैं, आपका समय को हम महत्व समझते हैं। इसीलिए जो आवश्यक होता है, जो वीवीआई होता है, उसी प्रश्न को हम ला रहे हैं आपके सामने। चलिए, धन्यवाद।